मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जूनागढ़ की जनता को विकास की कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने जूनागढ़ में 215 करोड़ के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें नरसिंह मेहता सरोवर भी शामिल है, जिसे विकसित करने के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जूनागढ़ में सीएम भूपेंद्र पटेल का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने आम लोगों के साथ दुकान पर बैठकर चाय पी। इसके अलावा खुली जीप में सवार होकर जंगल सफारी का आनंद भी लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का ये जूनागढ़ दौरा बेहद खास रहा। जूनागढ़ की जनता का 25 साल का इंतजार खत्म हो गया, उनका सपना साकार हुआ और आखिरकार नरसिंह मेहता सरोवर अब पूरी तरह से जनता के लिए खोल दिया गया है। नरसिंह मेहता सरोवर में आम लोगों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। सरोवर परिसर में 1700 मीटर लंबा वॉकवे पाथ, बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया, ओपन जिम और एम्फी थिएटर जैसी सुविधाएं हैं। इसके साथ ही दिव्यांग लोगों के लिए खास पथ बनाया गया है। माना जा रहा है कि इस सरोवर के विकसित होने से इस इलाके के जल स्तर में भी सुधार होगा। नरसिंह सरोवर 67 करोड़ की लागत से बना है और जब जूनागढ़ वासी यहाँ पे सरोवर का आनंद लेंगे तब वो स्वयं देखेंगे कि ये सरोवर में कितने कितने सारे कंपोनेंट्स बने हैं। यहाँ पे एक एम्फी थिएटर है, यहाँ पे 4 आइलैंड है और ये सरोवर की एक विशेषता ऐसी भी है कि ये दिव्यांग फ्रेंडली सरोवर है। यानी कि कोई दिव्यांग जन है तो वो अपनी व्हीलचेयर से खुद यहाँ सरोवर में अपने आप चल के सरोवर का आनंद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नरसिंह मेहता सरोवर का भव्य लोकार्पण करने के बाद जूनागढ़ को विकास की कई और सौगातें दी। सीएम ने जूनागढ़ और केशोद के लिए 215 करोड़ के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जूनागढ़ की पहचान जानने वाला गिरनार और रोपवे तो था ही, लेकिन नरसिंह के नाम से जानने वाला गिरनार आज नरसिंह मेहता सरोवर से जाना जाएगा। और 60 करोड़ ऊपर से ये बना हुआ नरसिंह मेहता सरोवर 1681 में यहाँ पे रहने वाले जूनागढ़ वासियों के मेहनत के आधार पर ये खुदाई होने वाला शुरू हुआ था। 2000 की साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उन सबके कार्यकर्ताओं और जूनागढ़ महानगर के 7000 लोगों के उनके श्रम यज्ञ के द्वारा भी ये तालाब खुदा गया था। और आज रोज इन सबके प्रयासों से आज जूनागढ़ में टूरिज्म क्षेत्र में और जूनागढ़ में कहे जाने वाले एक अति प्रिय सिटी के बीच में जगह जाने वाली एक नरसिंह मेहता सरोवर के बीच यहाँ पे एम्फी थिएटर है, ओपन जिम है, गार्डन है, लोगों के लिए पब्लिक प्ले एरिया है, म्यूजिक एरिया है। विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गीर सारण के दौरे पर पहुंचे। वहीं रात्रि विश्राम भी किया। रात के समय मुख्यमंत्री सारण में एक छोटी सी दुकान पर आम लोगों के बीच बैठकर चाय पीते हुए नजर आए। सीएम का ये अंदाज देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुबह 6:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने काफिले के साथ गिर जंगल पहुंच गए। यहां खुली जीप में सवार होकर सफारी का आनंद लिया, शेरों की तस्वीरें खींची, उनकी जीवन शैली को जानने की कोशिश की। सीएम काफी देर तक जंगल सफारी में रहे। इस दौरान दूरबीन से भी जंगली जानवरों को निहारते हुए दिखे। मुख्यमंत्री के दौरे से आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया। ऑनरेबल सीएम सर हैं, उनका शासन में सिंह सदन में रात्रि रोकान था और उसके बाद 29 तारीख को सुबह में जो जंगल सफारी थी तो सर की वो थी। और इसमें जो हम लोग गिर के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वन्य प्राणी हो, वनस्पति हो, या हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कामगिरी करता है, लोगों के साथ किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, यहाँ के क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, ये सभी के बारे में साहब के साथ में डिटेल से चर्चा हुई। साथ ही साथ एक सर ने जो है सफारी का आनंद भी लिया और बाकी सब वस्तुओं पे भी चर्चा हुई। तो इसमें सर का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। जूनागढ़ दौरे के बाद हर कोई उनकी सादगी की चर्चा कर रहा है। दरअसल सीएम भूपेंद्र पटेल का ये अंदाज पुराना है। इससे पहले भी वो कई मौकों पर
आम लोगों के बीच चाय पीते और बाजार में खरीदारी करते हुए देखे गए हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप यह है कि चुनाव अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने आज फिर से मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की है, जिसके बाद गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आज सच से बातचीत करते हुए इस मुलाकात की पूरी जानकारी दी। गुजरात में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। आज भी मुख्य चुनाव अधिकारी को मिलकर कांग्रेस ने जो है वो सवाल उठाए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। अमित भाई, आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं ज़मीन पर भी, और पिछली बार भी आपने कहा था कि 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए हैं। आज आप लोग मिलने आए थे मुख्य चुनाव अधिकारी को, क्या कहा और वहाँ से क्या जवाब आया? एक तरफ जिस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में गुजरात में एक टारगेटेड लोगों को, टारगेटेड एरिया को, कांग्रेस कमिटेड वोटर्स को टारगेट करके फॉर्म नंबर 7 भरे गए। हमने पहले भी बार बार बोला गया है कि पूरी इलीगल प्रोसेस से ये फॉर्म नंबर 7 लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 12,50,000 से ज़्यादा फॉर्म नंबर 7 आए हैं। आज अब पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास गए तो कमिश्नर हरीश शुक्ला बोलते हैं कि आज हमने जो ऑनलाइन एंट्री की है उस 1.5 लाख के करीब। हमने पूछा कि एक तरफ आप बोलते हैं कि 12,50,000 फॉर्म आए, आज इतने दिनों के बाद बोलते हैं कि 1.5 लाख की एंट्री हुई, तो बाकी फॉर्म गए क्यों? इतने दिनों तक क्यों इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही? लॉ में जो प्रावधान है, एसआईआर की प्रक्रिया में गाइडलाइन है कि जो भी इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में रखनी है, तो इतने दिनों तक क्यों छुपाई जा रही? क्यों एप्लीकेंट के पास से प्रूफ नहीं मांगे जा रहे? क्यों प्रूफ नहीं है? गलत एप्लीकेशन है तो उस पर एफआईआर नहीं हो रही। इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आज बिल्कुल तटस्थ नहीं दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन पे लोगों का जो विश्वास है आज पूरी तरह खत्म हो चुका है। और जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन बात करी है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ये जो पूरे लोगों के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए हमें सड़क से लेकर संसद तक भी लड़ना पड़ेगा और न्यायालय भी जाना पड़ेगा। ये जो आपने वो भी मांग की थी कि जिन्होंने फॉर्म 7 भरे हैं और जो उन्होंने जो अर्जी दी है, अगर वो गलत है उसके सामने भी कार्रवाई हो, तो क्या कांग्रेस उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगी या उसके लिए भी कोई बात की है अंदर? फॉर्म नंबर 7 में प्रिंटेड फॉर्मेट में लिखा गया है कि गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, गलत एकरारनामा करोगे तो आप पे ये प्रावधान के तहत पुलिस कार्रवाई हो सकती है, 1 साल की जेल और दंड हो सकता है। उसके बावजूद लाखों की संख्या में डुप्लीकेट सिग्नेचर है, गलत लोगों के नाम से फॉर्म भरे हैं, एक ही लोगों के द्वारा हजारों फॉर्म भर के दिए गए हैं। फिर भी ये प्रावधान की इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए, जो स्टेटमेंट होना चाहिए, हमने आज कमिश्नर को बोला कि आप जो पूरी प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, उसके प्रावधान है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अब अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया और गलत फॉर्म को मंजूरी दी गई तो उसके खिलाफ जो कांग्रेस है वो पुलिस शिकायत भी करेगी। पुलिस अगर शिकायत नहीं लेगी तो कोर्ट में जाकर जो है वो एफआईआर दर्ज करवाएंगे। कांग्रेस इसको सड़क से लेकर संसद तक जो है मुद्दा बनाकर लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ कांग्रेस के कमिटेड वोटर्स के खिलाफ ही जो है वो फॉर्म 7 भरे गए और एक ये षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के वोट कम हो जाए, उसके लिए ये षड्यंत्र भाजपा के इशारे पर हो रहा है, ऐसा साफ आरोप कांग्रेस लगा रही है। गांधीनगर से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गुजरात एटीएस ने 2 दिन पहले नवसारी से संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के बाद कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। गुजरात एटीएस के मुताबिक फैजान शेख नाम का आतंकी जैश-ए मोहम्मद और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के साथ संपर्क में था। फैजान के पास आतंकवादियों के कनेक्शन के कई सबूत मिले हैं। अब इस पूरे मामले में यूपी एटीएस भी संदिग्ध हो चुकी है, क्योंकि फैजान के पास से एक हिट लिस्ट भी पाई गई है जिसमें यूपी को दहलाने की साजिश का जिक्र है। दिल्ली दहलाने की साजिश, लश्कर का मददगार, नवसारी से गिरफ्तार, यूपी की हिट लिस्ट, गुजरात से प्लानिंग, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की आतंकी साजिश।
गुजरात एटीएस ने एक ऐसे संदिग्ध आतंकी को पकड़ा जिसके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि अगर ये कामयाब हो जाता तो बड़ा नुकसान कर सकता था। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम फैजान शेख है। नवसारी से इसे गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है और नवसारी में दर्जी का काम करता था। कपड़ों की कटाई और सिलाई करने वाला दर्जी निर्दोषों का गला काटने की धमकी देता था। पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर देश में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था ये फैजान। जैश ए मोहम्मद और अलकायदा से प्रभावित आतंकी फैज़ान की पूछताछ में बड़े जो हैं खुलासे हुए हैं, जिसके अंदर एटीएस सूत्रों का दावा है कि उसके निशाने पे 7 चेहरे थे जो उसके फ़ोन से जानकारी मिली, और इन 7 चेहरों में ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया पर आक्रामक हिंदुत्व और पैगंबर मुसलमानों के खिलाफ बात करते थे। इन चेहरों को टारगेट बनाना था, उनको कैसे टारगेट बनाना था, क्या करना था, वो सारी जानकारी अभी तक एटीएस ने साझा नहीं की है। पर एटीएस का दावा है कि वो अपने आकाओं के साथ सोशल मीडिया पर संपर्क में था और वहाँ से वो डायरेक्शन ले रहा था कि किस तरह से इनको टारगेट किया जा सके और किस तरह से इनके सामने इनको ऐसा सबक सिखाया जा सके ताकि दूसरे कोई लोग जो है सोशल मीडिया में इस तरह की बातें न कर पाए। जांच में सामने आया कि फैजान शेख जैश ए मोहम्मद और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। ये लोगों को हत्या के लिए उकसाता था, गंभीर हिंसक धमकियां देता था। एटीएस के मुताबिक फैजान शेख बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय था और यहीं से वो आतंकियों के वीडियो शेयर करता था। इस तरह के जो लॉन वुल्फ है, जो कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इशारे पे यहाँ पे कोई टेरर एक्टिविटी एग्जीक्यूट करें, तो ऐसी ये मानसिकता रखता था और इसको समय रहते हुए पकड़ा गया। इसके साथ में इसके टेलीग्राम के जो चैटिंग्स हैं, उससे एक मोहम्मद अबू बकर नाम के बंदे की भी पहचान हुई है, आईडी की पहचान हुई है बेसिकली अभी तक, जिसमें भी ये लोग आपस में फरतुल्ला गोरी, मसूद अजहर और दूसरे टेररिस्ट लोगों के जो वीडियोज हैं वो एक दूसरे का साथ शेयर करते थे। दूसरे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं जिसमें ये जो अपने टारगेट्स थे उनकी इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे और ये आगे उनको मारने का प्लान बनाया करते थे। गुजरात एटीएस ने बताया कि फैजान शेख लोन वुल्फ की तरह काम करने के लिए तैयार था और अपने आका के आदेश का इंतजार कर रहा था। यह बड़े हमले की फिराक में था। सूत्रों का दावा है कि ये जैश का एक नया मॉडल है जिसके अंदर युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा है, मुस्लिम युवाओं को, जिनको कहा जा रहा है कि किस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ लोग जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ और उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। और उसी मुद्दे पे फैजान को रेडिकल किया गया था और उसी के बाद उसको उत्तर प्रदेश से जो है वो अवैध हथियार भी जो है उससे खरीदवाए गए थे, उस तक पहुँचाए गए थे और इन हथियारों के जरिए इन 7 चेहरों को जो टारगेट करना था, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, उनको कैसे और किस तरह निशाना बनाना था, उस सारी जांच जो है अभी एटीएस कर रही है और उसके बाद पूरी जानकारी सामने रखेगी। वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों के अलावा टेलीग्राम पर अबू बकर नाम के व्यक्ति के संपर्क में था और उससे लगातार जानकारी साझा कर रहा था। फैजान के मोबाइल फोन से कई लोगों की एक सूची भी बरामद की गई। इस सूची में ज्यादातर नाम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं क्योंकि आरोपित वहां का रहने वाला था। एटीएस सभी नामों की गहनता से जांच कर रही है। फैजान शेख के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। उसके पास से खतरनाक हथियार मिले हैं। वो भारत और पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। फैजान से देश विरोधी सामग्री भी बरामद की गई। लाल किले की तस्वीर है जिसमें तिरंगे की जगह काला इस्लामी झंडा लगाया गया है। इसके पास से भारत का नक्शा मिला जिसमें कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत काले रंग में दिखाया गया। एशिया और विश्व के नक्शे भी मिले जिन पर कुफ्फार कब्जे वाले मुस्लिम क्षेत्र लिखे हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि फैजान शेख डर और अराजकता फैलाने के इरादे से एक विशेष समूह को निशाना बनाना चाहता था। उसने आतंकी कृत्य को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार भी हासिल किए थे। अब एटीएस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियारों की सप्लाई किसने की और क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। साथ ही यूपी एटीएस ने भी रामपुर से गुजरात तक फैले इस नेटवर्क की पड़ताल शुरू कर दी है। ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अहमदाबाद में 100 मीटर लंबा मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में 17 स्टील ब्रिज बनने हैं, जिसमें से 13 स्टील ब्रिज तैयार हो चुके हैं। अहमदाबाद में इस ब्रिज को जमीन से 16.5 मीटर की ऊंचाई पर अस्थायी ट्रस पर असेंबल किया गया है। असेंबली पूरी हो जाने के बाद अस्थायी सपोर्ट को सावधानी के साथ हटा दिया जाएगा।
अहमदाबाद के घी काटा इलाके में करीब 70 साल पुराना एक मकान धराशायी हो गया और इस दौरान घर पर मौजूद 3 लोग थे जो मलबे में दब गए, जिसमें से एक बुजुर्ग की महिला की मौके पर मौत हो गई है। बाकी के जो 2 लोग थे उन्हें रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दरअसल इस इलाके में अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा ड्रेनेज लाइन का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि नगर निगम ने जरूरी सावधानी बरती ही नहीं, जिसकी वजह से कुछ समय पहले ही रिनोवेट करवाया गया मकान भी भर भरा कर गिर पड़ा। अहमदाबाद के घीकांटा में स्थित नवताड़ की पोड़ में एक बहुत ही साल पुराना मकान धराशायी हुआ है। फिलहाल आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख पा रहे हैं नवताड़ की पोल के अंदर का ये मकान धराशायी होने के बाद बताया जा रहा है लगभग 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और एक वृद्ध महिला की इसमें मौत हुई है। हमारे साथ जो स्थानीय हैं वो भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और किस प्रकार से ये मकान धराशायी हुआ? मेरा नाम पवन कुमार कापड़िया है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर विभाग के द्वारा सामान्य बजट के अंदर ड्रेनेज लाइन रीसर्फेस का काम चालू था। अभी उस काम के दौरान जो स्थानिक जो लोग थे उनके जो मकान बाजू में आ रहे थे, ड्रेनेज लाइन का काम चालू के दौरान वो मकान जर्जरित हालत में नहीं था। कॉरपोरेशन का कोई भी टीडीओ का एस्टेट का कहीं पे से उनको नोटिस नहीं था। पुराना मकान था लेकिन मकान को पूरा रिनोवेट किया हुआ था और ये मकान ऐसे ही ड्रेनेज लाइन डालने के समय पे जर्जरित हुआ, जिसके अंदर पूरा मकान ढह गया और वो मकान के अंदर एक वृद्ध महिला पुष्पाबेन पंचाल करके उनका भी वहाँ पे डेथ हुआ है और एक मजदूर था जिनका पाँव फ्रैक्चर हुआ है। 2 जन ऐसे थे जो मकान के अंदर दबा गए हैं। तस्वीरों में एक बार देख पा रहे हैं कि नवताड़ की पोड़ के अंदर यानी यहाँ पे बहुत ही पुराने मकान जो हैं वो बनाए गए हैं। वर्षों से लोग यहाँ रहा करते हैं, लेकिन आज अचानक दोपहर को ड्रेनेज लाइन का जब कामकाज चल रहा था तो जिस प्रकार से स्थानीय लोगों का दावा है कि ड्रेनेज लाइन के कामकाज में जो ज़रूरी ध्यान रखने की ज़रूरत थी प्रशासन को, उसकी तरफ से ध्यान नहीं रखा गया, जिसके बाद ये जो 2 मंजिला इमारत थी जो कि काफ़ी साल पुरानी थी वो ढह गई। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि जो पूरा मलबा है वो ज़मीन पर पूरा दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन तस्वीरें भी जिस प्रकार की घटना हुई है वो साफ कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ सामान्य लापरवाही हुई, जिसके चलते 2 लोग घायल भी हुए हैं और एक वृद्ध महिला की मौत हुई है। कैमरा पर्सन सईद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। जूनागढ़ के प्रसिद्ध भवनाथ क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी डिमोलिशन कार्रवाई की है। महाशिवरात्रि के धार्मिक मेले को देखते हुए सुदर्शन तालाब के आसपास अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया गया। इस दौरान एक साधु के अवैध निर्माण को तोड़ा गया तो खुद पुलिस प्रशासन की टीमें भी हैरान रह गईं, क्योंकि साधु के पास से 60 से ज्यादा खतरनाक हथियार मिले हैं। पुलिस ने सभी हथियारों को जब्त कर लिया है। आरोपी साधु को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि साधु की वजह से उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि महाशिवरात्रि मेले के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी और आगे भी अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा। जूनागढ़ के भवनाथ क्षेत्र में महाशिवरात्रि का महामेला आयोजित हो रहा है। माननीय जिला समाहर्ता कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में वहीवटी तंत्र काम कर रहा है। प्रशासन को सूचना है कि जो भी यहाँ पे एनक्रोचमेंट है उनको दूर करना है, तो हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट लैंड पे जो भी एनक्रोचमेंट है इलीगल उनको रिमूव कर रहे हैं। गुरु शिवगिरी गुरु जयदेवगिरी का एक नाम का साधु यहाँ पे रहता था। लोगों की फरियाद थी कि वो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनको मारता है, उनके हाथ पैर तोड़ देता है और वो बहुत भयजनक है और उनको इस विस्तार में लोगों को उनसे त्रास है। तो हमने उनका भी सरकारी जगह में जो इलीगल एनक्रोचमेंट था उसको हमने डिमोलिशन कर दिया है। डिमोलिशन के दौरान उनका जो रेसिडेंट्स है वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियारें, कुल्हाड़ी, तलवारें बरामद हुए और ये एक्यूज़ शिवगिरी के खिलाफ पास्ट में भी 307 और मारामारी के अन्य ऑफेंस भी रजिस्टर किए गए। उनको भूतकाल में भी भवनाथ और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से तड़ीपार किया गया था और इस बार भी शिवरात्रि मेले को मद्देनज़र रखते हुए एसडीएम कचहरी की ओर उनको तड़ीपार करने की दरख्वास्त भेजी गई है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।